अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ड्राउट टॉलरेंस। ठीक है, तो डिफरेंट अडाप्टेटिव मैकेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स को इस चीज़ के काबिल बनाते हैं कि वो ड्राउट के ख़िलाफ़ टॉलरेंस कर सके। ठीक है ना, ड्राउट स्ट्रेस के ख़िलाफ़ जो है वो टॉलरेंस कर सके। तो इसके लिए डिफरेंट अडाप्टेटिव मैकेनिज्म होते हैं हमारे पास। तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास स्ट्रेस अवॉइडेंस, एस्केप और टॉलरेंस प्लांट होते हैं। तीन मेन टाइप की सर्वाइवल जो है स्ट्रेटजीज होती हैं इन प्लांट्स की, ताकि एस्केप किया जा सके ड्राउट स्ट्रेस को। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास एस्केप मैकेनिज्म वाले, अवॉइडेंस मैकेनिज्म वाले, टॉलरेंस मैकेनिज्म वाले। ठीक है ना, प्लांट्स आते हैं। ठीक है ना, तो हम वन बाय वन इन तमाम कैटेगरीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास एस्केप मैकेनिज्म। एस्केप मैकेनिज्म। क्लियर? तो एस्केप मैकेनिज्म के दौरान क्या होता है कि प्लांट अपने लाइफ साइकिल को शॉर्ट कर लेता है, कि जहां वो 1 साल का लाइफ साइकिल था वो लाइफ साइकिल हाफ कर लिया जाता है साल के उस हिस्से से पहले जब ड्राउट की कंडीशन आनी होती है। ठीक है ना, बिफोर द अराइवल ऑफ द ड्राउट स्ट्रेस और एनी काइंड ऑफ द स्ट्रेस। एस्केप मैकेनिज्म वाले प्लांट क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, वो लाइफ साइकिल को शॉर्ट कर लेते हैं ताकि उस स्ट्रेस से बचा जा सके। ठीक है, तो या उस कंडीशन से पहले जब इन्वायरमेंट ड्राई होना होता है, टू एस्केप द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्राउट स्ट्रेस ऑन द प्लांट प्रोडक्टिविटी। प्लांट की प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो होता है ना हार्मफुल स्ट्रेस जो ड्राउट का, उससे बचने के लिए ये अपने लाइफ साइकिल को क्या कर लेते हैं, ये अपनी लाइफ साइकिल को शॉर्ट कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रैपिड डेवलपमेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, अपने पार्ट्स की, और उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल को शॉर्ट कर लेते हैं। अच्छा, शॉर्ट लाइफ साइकिल, रैपिड डेवलपमेंट होती है अपने पार्ट्स की। ठीक है ना, जल्दी डेवलप करते हैं अपने पार्ट्स को, अपने लाइफ साइकिल को शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेल्फ रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है ना, खुद ही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। मेल और फीमेल गैमेट एक ही प्लांट के पास होता है, वो सेल्फ रिप्रोडक्शन को प्रमोट कर लेता है ताकि उसको वेट ना करना पड़े दूसरे प्लांट का कि उसको आके फर्टिलाइज करे। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर जो होती है ना सीजनल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ईयर के ड्राई टाइम से पहले, ईयर का ड्राई टाइम चलने से पहले इनके अंदर सीजनल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो उसके अलावा क्या होती है, अर्ली फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। और अर्ली फ्लावरिंग तमाम जो एस्केप मैकेनिज्म में जो अर्ली फ्लावरिंग, इसीलिए मैं इसको ब्लू से लिख रही हूँ, ये एक बेस्ट मैकेनिज्म है जिसमें फ्लावर जल्दी बनते हैं। फ्लावर के अंदर जो है मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं ये मैच्योर होते हैं और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि मैकेनिज्म जो होता है ना ये इस मैकेनिज्म की वजह से एक अफेक्ट होता है। ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है कि प्लांट की लेंथ जो होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, और प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये तो इसके जो थे मैकेनिज्म, और इसका इफेक्ट क्या है, लेंथ रिड्यूस्ड हो जाती है प्लांट की और प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस्ड हो जाती है। क्लियर? तो कोई बात नहीं, मरने से तो बेहतर है ना कि अगर लेंथ और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है तो इस चीज़ से बेहतर है कि पूरे का पूरा प्लांट ही मर जाता अगर वो लेंथ और प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखे और ये वाले प्रोसेसेस ना चलाए, तो इसकी वजह से प्लांट की डेथ काज हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड जो मैकेनिज्म है वो है हमारे पास अवॉइडेंस मैकेनिज्म। अवॉइडेंस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि प्लांट की वाटर पोटेंशियल जो होता है ना ये ज़्यादा हो जाता है। वाटर पोटेंशियल ज़्यादा रखता है प्लांट अपना, क्या रखता है, वाटर पोटेंशियल हाई। किस तरह वाटर पोटेंशियल हाई होगा,
प्रोसेस तो ड्राउट का चल रहा है, ठीक है ना। आप यही सोच रहे होगे वो इस तरह होता है क्योंकि ये स्टोमेटा क्लोज कर देता है, ठीक है ना। स्टोमेटा के ज़रिए जो ट्रांसपरेशन लॉस हो रहा था वो रुक जाता है और प्लांट के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टोमेटा तो क्लोज हो गया है लेकिन रूट्स के ऊपर तो कोई किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो रूट्स एक्सटेंसिव रूट सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे और पानी जाएगा प्लांट के पास। पानी जो है वो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्रिएट करेगा और स्टोमेटा जो है वो क्लोज है और स्टोमेटा के ज़रिए भी पानी जो है वो बाहर नहीं निकल सकेगा। तो जीरोमॉर्फिक करैक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, इसके अंदर क्या होते हैं जो अवॉइडेंस मैकेनिज्म शो करती है बाय द प्रेजेंस ऑफ द हेरी लीव और क्यूटिकल, ठीक है ना। तो हेरी लीव्स होती हैं जीरोमॉर्फिक प्लांट्स के अंदर जो कि अवॉइडेंस मैकेनिज्म शो करते हैं। वो एक तो अपना स्टोमेटा क्लोज रखते हैं, रूट्स उनकी एक्सटेंसिव होती हैं, और दूसरा है कि इनके अंदर हेरी लीव्स होते हैं और उसके अलावा क्यूटिकल होती है, ठीक है ना। हेरी लीव्स और क्यूटिकल जो कि क्यूटिकल प्रोवाइड करती है ताकि जो स्किन है प्लांट की, एपिडर्मस है, उसके ऊपर ये लेयर पाई जाएगी ताकि एपिडर्मस के से भी जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए पानी बाहर ना जो है वो वेपोरेट करे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी प्लांट के अंदर पानी कंजर्व रहता है, ठीक है। उसके बाद है कि क्या होता है कि अगर ओवर डेवलपमेंट हो जाए इन स्ट्रक्चर की, हेरी लीव्स की, क्यूटिकल की और रूट्स की ओवर डेवलपमेंट हो जाए ना अवॉइडेंस मैकेनिज्म में, तो क्या होता है कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है ना। और वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्लांट के रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसका इफेक्ट हम देखते हैं यहाँ पे। इफेक्ट यही है कि प्रोडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। और वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वो भी क्या हो जाएंगे, साइज में बहुत छोटे हो जाएंगे। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होंगे वो भी साइज में बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड की अगर हम बात करें वो हमारे पास है टॉलरेंस मैकेनिज्म। तो टॉलरेंस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि मैकेनिज्म होता है कि रिडक्शन हो जाती है प्लांट के लीफ एरिया के अंदर। अब प्लांट ने सोचा कि टॉलरेट तो करना है, इसमें तो वो अवॉइड कर गया ना कि रूट का जो है वो रूट को बढ़ा लिया, स्टोमेटा को क्लोज करके अवॉइड कर दिया, फिर बाद में हेरी लीव और क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर बना के अवॉइड कर दिया वाटर के लॉस को। तो टॉलरेंस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, टॉलरेंस मैकेनिज्म में अब उसने टॉलरेट करना है, अब उसने बर्दाश्त करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेगा, वो प्लांट लीफ के एरिया को कम कर देगा ताकि कम से कम वहाँ पे एवेपोरेशन हो और ट्रांसपिरेशन हो सके, ठीक है। लीफ एरिया कम कर देगा टॉलरेंस मैकेनिज्म के केस में, ठीक है। और उसके अलावा क्या हुआ कि जो होती है लिमिटेशन कर देगा, नई लीव्स की एक्सपेंशन में लिमिटेशन कर देगा, थोड़ी एक्सपेंशन करेगा न्यू लीव्स की, ठीक है। ट्राइकोम प्रोडक्शन और इधर जो ट्राइकोम की प्रोडक्शन होती है ना लीव की दोनों साइड के ऊपर, वो एक्सोमॉर्फिक होती है, ठीक है ना, जो कि प्लांट को अलाउ करती है कि वो टॉलरेट करे वाटर डेफिशिएंसी को ड्राई एनवायरनमेंट में। ट्राइकोम की प्रोडक्शन, ठीक है। ट्राइकोम आपको पता है ना कि वो सब्सटेंसेस होते हैं कांटों की तरह के जो रिलीज करते हैं केमिकल्स ताकि हर्बीवोर से बचा जा सके। तो ट्राइकोम की प्रोडक्शन जो होती है लीव की दोनों साइड के ऊपर, ये प्लांट को अलाउ करती है कि वो वाटर लॉस से बचा जा सके, ठीक है ना। ट्राइकोम्स डेवलप करेगा, लीव का एरिया रिड्यूस करेगा, ठीक है।
ट्राइकोम्स की प्रोडक्शन करवाएगा लीफ की दोनों साइड के ऊपर। और ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, ये लीफ के टेम्परेचर को भी कम करते हैं, ताकि क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये लाइट जो आती है ना सूरज की तरफ से, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ठीक है ना। लीफ के ऊपर पाए जाने वाले ये स्ट्रक्चर ये अलाउ करते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, जिसकी वजह से लाइट अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, और लीफ का टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। लीफ टेम्परेचर रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर भी रेजिस्टेंस की ऐड करते हैं यहाँ पे, जिस तरह के एक क्यूटिकल टाइप लेयर ऐड कर दी जाती है, ताकि फिर वाटर के लॉस से बचा जा सके, ठीक है। तो जो वाटर का लॉस होता है ना लीफ की ट्रांसपरेशन से, वाटर जो लॉस होता रहता है लीफ की ट्रांसपरेशन की वजह से, वो कम होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह एक्सेप्ट किया रहता है कि रूट सिस्टम, रूट साइज, मतलब कि रूट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं टॉलरेंस मैकेनिज्म में, जिसके अंदर आता है कि रूट का साइज रूट सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है ना। मैं लिख देती हूँ, रूट सिस्टम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टॉलरेंस मैकेनिज्म विच इंक्लूड रूट साइज, डेंसिटी, लेंथ, ठीक है। उसके अलावा प्रोलिफरेशन, एंड ग्रोथ रेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टॉलरेंस मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो और ये क्या है, एक मेन स्ट्रेटजीज हैं ताकि प्लांट की वाटर डेफिशिएंसी को जो है वो कम किया जा सके, ठीक है। टॉलरेंस मैकेनिज्म को डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से भी जो होता है वो सही किया जा सकता है, जिसके अंदर आते हैं एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल डायनेमिक ऑफ द स्टोमेटा कोलोइयर एंड, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। और डिफरेंट मेटाबॉलिक स्टोमेटल कोलोइड के जरिए भी इसको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है ना। और रूट शूट रेशो को भी, जो रूट है ना उसको बढ़ा के उसकी रेशो को एज कम्पेयर टू शूट, ठीक है, तो इससे भी हम ड्राउट स्ट्रेस से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ हम देखते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की पहले, और उसके बाद देखते हैं कुछ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की, ठीक है, जो कि टॉलरेंस मैकेनिज्म के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करवाई जाती है, ठीक है ना, कंपैटिबल सल्यूट की फॉर्मेशन करके, ठीक है ना। तो प्लांट के अंदर कंपैटिबल सल्यूट्स बनाए जाते हैं, और उन कंपैटिबल सल्यूट्स की फॉर्मेशन करके ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करवाई जाती है प्लांट्स के अंदर ना, ठीक है ना। तो ये कंपैटिबल सल्यूट जो होते हैं ये होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट वाले, कंपैटिबल सल्यूट की फॉर्मेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो ये हाईली सल्यूबल कंपाउंड होते हैं, जो कंपैटिबल सल्यूट होते हैं ये बहुत जल्दी सल्यूबल करके और बॉडी के फंक्शंस जो हैं, बॉडी की ऑस्मो रेगुलेशन है, वो उसको मेंटेन करते हैं, हाईली सल्यूबल कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही नॉन टॉक्सिक होते हैं, ठीक है ना। और साइटोसोल के अंदर ये पाए जाते हैं, और ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को स्ट्रेस से, ठीक है ना, डिफरेंट प्रोसेसेस के स्ट्रेस से, और प्रोवाइड करते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जो कि पानी की कमी की वजह से जो ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी प्रोड्यूस हुई थी, ये कंपैटिबल सल्यूट उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है। क्या क्या काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ये हो गए, और उसके अलावा ये स्टेबलाइजेशन करवाते हैं मेम्ब्रेन्स की स्टेबलाइजेशन करवाते हैं, मेम्ब्रेन और इंजाइम की स्टेबलाइजेशन, membranes and enzymes,
ठीक है, स्ट्रक्चर्स की स्टेबलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कंपैटिबल सॉल्यूट। ठीक है, दूसरा है हमारे पास मोलिक्यूलर मैकेनिज्म। मोलिकुलर मैकेनिज्म के अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक्वापोरिन, स्ट्रेस प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट। सबसे पहले आते हैं हमारे पास एक्वापोरिन्स। ठीक है, तो एक्वापोरिन क्या है? एक्वापोरिन कुछ टाइप के पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो कि अलाउ करते हैं, ठीक है ना, अलाउ करते हैं वाटर की ट्रांसपोर्ट को। ठीक है ना, तो एक्वापोरिन सम काइंड ऑफ द पोर्स इन द मेम्ब्रेन दैट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर विद इन द सेल। अच्छा मेरी बात सुने, जो एक्वापोरिन है इसके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर जो है वीडियो वो अपलोड की हुई है, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में, फिजियोलॉजी 2 की प्लेलिस्ट में आप जाके वो देख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास स्ट्रेस प्रोटीन। तो कुछ हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन होती हैं, ठीक है ना, हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, दूसरी है लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन। ये सारी स्ट्रेस प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती हैं। ठीक है, सेल को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं डिफरेंट टाइप्स के आयन के एक्यूमुलेशन से, क्योंकि ये जो है रिमूवल करवा देती है। लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन एक्सेस आयंस की जो प्रोड्यूस होते हैं, जो एक्यूमुलेट होते हैं इस ड्राउट स्ट्रेस के दौरान, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से ये ओवरऑल सेल को स्ट्रेस से बचाती हैं। थर्ड है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटालेज, ठीक है ना, जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्लूटाथायोन कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अस्कॉर्बेट वगैरह जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो आई होप सो कि आपको मैकेनिज्म ऑफ ड्राउट टॉलरेंस की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।